आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। क्या है इसका मतलब? कंसीडरेशन। अगर याद करें वो एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल? बंटी बबली। बंटी बबली को क्या बोला कि क्या तुम मेरा फोन 10,000 में खरीदोगी? ये क्या था? ऑफर 2 का किस में है? ए। यूनिट 1 में ऑफर का पोस्टमार्टम करके आ गए अपन। कोई दिक्कत हो? ऑफर एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। फिर क्या था? बबली क्या बोली? हाँ। तो ये ऑफर को क्या की? एक्सेप्ट। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। कौन सा सेक्शन में बोला? 2 का बी। और जैसे प्रॉमिस हुआ, बंटी कौन बन गया? प्रॉमिसर, वादा करने वाला। और ये कौन बन गई? प्रॉमिसी, जिससे वादा किया गया है। ये कौन सा सेक्शन में बोला? 2 का सी में बोला। अब फोन तो बंटी दे देगा, बदले में बंटी को क्या मिलेगा? 10,000 रुपया। जो चीज रिटर्न में मिले, समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है ना, समथिंग इन रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं पता है? कंसीडरेशन। बदले में जब कुछ मिलता है तो क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। इसको लैटिन शब्द में क्या बोलते हैं पता है? क्विड प्रो को। क्या बोलते हैं? तो भैया कंसीडरेशन का मतलब है बदले में कुछ मिलना। और जब हम लोग सेक्शन 10 पढ़े थे, क्या था सेक्शन 10? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना जरूरी है। सिंपल वर्ड में हम ऐसे समझाने वाले कि नया बच्चा भी समझे। अगर हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं और बदले में तुम लोग से 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या तुम लोग मेरे पे केस कर पाएगा? कल को हम नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं कर पाएंगे भैया। आप एक फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम कैसे केस कर पाएंगे? लेकिन हम तुम लोग को पढ़ा रहे, बदले में 1 रुपया लिए, क्या तुम लोग केस कर सकता है अब? हाँ। कंसीडरेशन होना जरूरी है। और इसलिए हम एग्जाम्पल दिए थे, MS धोनी का मूवी बना, मिल्खा सिंह का मूवी बना। ये लोग नॉमिनल अमाउंट लेता है। क्यों? पैसा नहीं लेगा तो केस नहीं कर पाएगा, कल को कुछ गड़बड़ हो गया तो। क्या ये बात क्लियर है? तो एकदम मोटा मोटी भाषा में क्या होता है कंसीडरेशन का मतलब? बदले में कुछ मिलना, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को। लेकिन सेक्शन 2 का डी तो डेफिनेशन बताता है। क्या डेफिनेशन ऐसे मन से बना के लिखेंगे तो चलेगा? हम क्या सिखाएं? नहीं। डेफिनेशन तुम लोग को बचपन में टीचर भी बोला होगा फिजिक्स में, डेफिनेशन रट के लिखना पड़ता है। तो डेफिनेशन रटना होगा। और इसका डेफिनेशन बाप रे बाप, देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। भैया ये 3 लाइन हम लोग कैसे रटेंगे? मेरा जिम्मेदारी, हम तुम लोग को अभी रटवा देते हैं। इधर ध्यान दो। सबसे पहला सवाल तुम लोग से, तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं, हम कौन? प्रॉमिसर या प्रॉमिसी? प्रॉमिसर, जो वादा कर रहा है पढ़ाने का। तुम लोग कौन? प्रॉमिसी, जिससे वादा किया गया है। एक बात बताओ, फीस कौन बताएगा? प्रॉमिसर या प्रॉमिसी? प्रॉमिसर। तुम लोग दुकान में जब राशन लेने जाता है तो जो राशन बेचता है वो कौन होता है? प्रॉमिसर या प्रॉमिसी? प्रॉमिसर। उस राशन का दाम कौन बताता है? प्रॉमिसर। फील हो रहा है कि ये कंसीडरेशन किसके मन मुताबिक तय होता है? प्रॉमिसर। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। डिजायर मतलब किसका? इच्छा। प्रॉमिसर का इच्छा। याद है मेरा फीस वाला बात जो अभी तुरंत बोले? मेरा इच्छा होना जरूरी है। अब हम एक ही बात को 3 अलग अलग संदर्भ में बोलेंगे, तरीके से बोलेंगे। पहला सिंपल, क्या बोलना चाह रहे पता है? आज मानो हम सानिया को पढ़ा रहे हैं। सानिया बैच स्टार्ट होने से पहले फीस पे कर दी थी। क्या वो वैलिड कंसीडरेशन है? हाँ भैया, बट भैया वो तो पहले भी फी पे कर दी थी ना, तो वो वैलिड कंसीडरेशन क्या है? कैसे है? हम बोले देखो डेफिनेशन बोलता है हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हैज कब लगता है? हैज पास्ट टेंस में। ठीक है, यानी कि सानिया जो हमको पैसा दी वो वैलिड कंसीडरेशन कहलाया जाएगा। हम सानिया को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या सानिया केस कर पाएगी? हाँ, क्योंकि वो वैलिड कंसीडरेशन है। मानो तनीषा हमको फीस अभी देगी, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, हैज डन को अगर प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे?
डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये क्या होता है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, हम समझाएंगे, रुक जाओ। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में भी कंसीडरेशन देगी तो चलेगा। और मानो शौमिल हमको फ्यूचर में पैसा देगा, तो ये क्या बोलेगा, प्रॉमिस किया ना, promises टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। समझ रहा है? चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, कंसीडरेशन तो कंसीडरेशन है। और यही तीनों बात को जब हम लोग यहां पे लिखे ना, तो देखो हमको बड़ा लगने लगा। क्या ये बड़ा बात है? डेफिनेशन बड़ा है कि छोटा है? छोटा सा है। यहां तक कहानी क्लियर। अब भैया ये बताइए, ये एब्सटेन वर्ड का मतलब क्या है? हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, बदले में बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना फोन मेरे को दे दो, फोन यूज मत करो। क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ ना करने के लिए तुम बदले में मांग रहे हैं ना, मतलब कि नेगेटिव भी हो सकता है कंसीडरेशन, कुछ नहीं करने को भी कंसीडरेशन माना जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अगला पॉइंट, सच एक्ट, तुम लोग का मेरे को फीस देना, और एब्स्टिनेंस, तुम लोग का फोन ना यूज करना, और प्रॉमिस, तुम लोग का जो भी वादा है, इज कॉल्ड कंसीडरेशन। क्या बोलता है डेफिनेशन? पहला बात, किसके डिजायर पे होना चाहिए? प्रॉमिस है। दूसरा बात, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में तोड़ के एक ही बात को अलग अलग टेंसेस में लिख देना है। और तीसरा बात, यही एक्ट और एब्स्टिनेंस को क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। आओ अब डेफिनेशन देखें। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये पॉइंट भी हमको बताएं तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। पैसा कौन बताएगा कितना देना है? हम, प्रोमिसर। लेकिन पेमेंट प्रोमिसी करे, तुम लोग करे, तुम लोग के पेरेंट्स करे, तुम लोग के नेबर करे, तुम लोग के रिलेटिव करें, मेरे को फर्क पड़ेगा नहीं। तो कंसीडरेशन कैन बी फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर पास्ट टेंस में बोला, प्रेजेंट टेंस में बोला, फ्यूचर टेंस में बोला, सच एक्ट और एब्स्टिनेंस इज कॉल्ड अ कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। क्या दिक्कत है? फटाक से एक बार रीड कर लो। कंसीडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। सही बात है, तुम लोग का फीस देना हो सकता है। देखो ना, अजय गारंटी किया भुवन को कि यार भुवन, तुम अपना सामान 1 मंथ का क्रेडिट पे हमको बेचो, हम 1 मंथ बाद तुमको पेमेंट कर देंगे। तो क्या क्रेडिट पे बेचना, बाद में पेमेंट करना एक वैलिड कंसीडरेशन होगा? बाद में पेमेंट मिल रहा है ना? यस, ठीक है। दूसरा एब्स्टिनेंस, कुछ ना करने को भी बोलते हैं। तीसरा डिजायर ऑफ द प्रोमिसर पे होना चाहिए। चौथा कोई भी पेमेंट कर सकता है। पांचवा पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। पांचों पॉइंट हम लोग टच कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। क्या अब इसमें समय बर्बाद करके कोई फायदा है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया हम लोग जब ऑफर पढ़ें, हम लोग को आप सिखाएं कि कुछ रूल्स होता है जिसको निभाना पड़ेगा। हम लोग जब प्रॉमिस पढ़े, एक्सेप्टेंस पढ़ें, आप रूल्स टू एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस पढ़ाएं। उसी तरीके से कंसीडरेशन का भी कुछ लीगल एसेंशियल्स होता है, ठीक है। पहला, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर कंसीडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और थर्ड पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, मजाक कर रहा है। पांचवा, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। छठा, इट मस्ट बी वन व्हाट इज इट परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सातवां, रियल नॉट इल्यूजरी। और आठवां, अनलॉफुल या इमोरल नहीं होना चाहिए। सबका हम लोग अब एक एक करके धागा खोलेंगे। पहला, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। एक एग्जाम्पल लो, ध्यान से देखो सबको बोर्ड पे। पी नाम का एक बंदा है और डी नाम का एक बंदा है। पी कर रहा है डी पे केस, क्यों? सुनो। डी जो है ये डिफेंडेंट है। देखो कौन है ये? डिफेंडेंट। ये प्रॉमिस किया था पी से कि पी सुनो, तुम्हारा जो माल है ना, हम अपना मार्केट बनाएंगे ना,
उसमें बेचेंगे, हम तेरा एजेंट बन जाएंगे और मेरा जो मार्केट बनेगा उसमें हम बेचेंगे। ये मार्केट बनवा कौन रहा है? कलेक्टर का इशारा पे बन रहा है, ठीक है। मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पी, बनाया कौन? पी, किसके इशारे पे? कलेक्टर के इशारे पे, ठीक है, ओके। क्या डी के इशारे पे बना? नहीं। डी कौन है? डी प्रॉमिस टू पे पी अ सर्टेन कमीशन। डी पेमेंट करेगा ना माल बेचने के लिए कमीशन पे। सवाल उठता है मार्केट कैसा बन रहा है, किसका डिजायर पे बन रहा है? क्या डी का डिजायर पे बन रहा है? तो क्या डी पेमेंट करेगा फिर एक भी रुपया? आज हम तुमको बोलते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है, कि तेरे बिल्डिंग में हम एक काम करना चाहते हैं, हम एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और वो रेस्टोरेंट मेरे नहीं किसी और के मर्जी से बनवा रहा है तुम, क्या हम तेरे को पेमेंट करेंगे? वो रेस्टोरेंट तो मेरा हिसाब से खुलना चाहिए। यहाँ पे ये सिंपल सा बात बोला कि देखो भाई, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के मर्जी के हिसाब से काम होगा तभी ना वो पेमेंट करेगा। सिंपल था। यहाँ पे एक लाइन आया जो कितना बच्चा मिस इंटरप्रेट करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज इनफोर्सेबल। क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज इनफोर्सिएबल। इसका मतलब क्या फील हो रहा है? कितना बच्चा इतना गलत समझता है इसको कि अगर हम किसी से उधार लिए और हम उसको उधार नहीं पे कर पाए तो बदले में शादी करके सेटल कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा है, ठीक है, बेवकूफ वाला बात करता है। होता क्या है, मानो एक्स और वाई का शादी हुआ, ठीक है। अब शादी में एक चीज का हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कल को दोनों में से कोई भी अलग होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता है कि जो वेमेन होती है उसको कुछ सेटलमेंट अमाउंट पे किया जाता है। तुम लोग को पता होगा जेफ बेजोस के बारे में सब कोई जानता है। जेफ बेजोस कौन है? अमेजॉन का मालिक का नाम है जेफ बेजोस। उसकी जब वाइफ उससे तलाक ली, तुम लोग देखो बताएं क्या ही हम, जेफ बेजोस डाइवोर्स, ठीक है, रीजन नहीं जानना है हमको, ठीक है, $38 बिलियन, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कितना होता है? नहीं समझ में आ रहा है, इतना होता है, ठीक है। तो कौन लिए? वाइफ ली। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में सेटलमेंट होता है। मतलब अब तुम 7 फेरा लेने बैठेगा तो क्या पंडित के सामने बात कर लेगा कि देखो कल को हम अलग होंगे तो इतना रुपया दे देना? ऑब्वियसली उस टाइम को सोचता नहीं है। बट क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है तो बाद में हम लोग सेटलमेंट का बात कर सकते हैं? हाँ, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, पैसा तुम लोग दे, पेरेंट्स दे, चलेगा। तुम लोग दुकान से सामान लिया, पैसा तुम दे, तेरा कजिन जाके दे, चलेगा। इसी से आया एक केस स्टडी, ध्यान से देखना। एक चाची थी, बूढ़ी चाची, ठीक है। इनकी बेटी का नाम था रमैया। क्या नाम था? ये अपनी बेटी को अपना सारा प्रॉपर्टी दे दी और बोली कि देखो बेटा, तुम्हारे जो मामा जी हैं, मामा जी का नाम क्या था? चिनैया। क्या था? समझ में आ रहा है ये कहाँ का केस स्टडी है? साउथ का, ठीक है। बोला कि चिनैया मामा को तुम अपना हर साल कुछ पेमेंट करते रहना। जब हम लोग सालाना कुछ पेमेंट करते तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते पता है? एन्युटी। तो सालाना पेमेंट करते रहना। रमैया स्टार्टिंग में तो पेमेंट की, फिर वो एक दिन मेरा डेमो करने आई, डेमो करके घर गई, बोली मामा हम आपको पैसा नहीं देंगे। मामा बोले क्यों? तो रमैया उसको बोलती है, मामा को पैसा देने के बदले क्या रमैया को कुछ मिल रहा है? नहीं। तो रमैया बोलती है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मामा जी पहला बात कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो चिनैया रमैया पे केस कर दिया। क्या चिनैया केस जीतेगा? नहीं जीतेगा भैया, बात तो सही बोल रही है रमैया। नो,
लेकिन ये बताओ इसकी जो चाची माँ अपना बच्चा को दे प्रॉपर्टी, उसके साथ क्या कोई कंडीशन अटैच था, और क्या ये उस कंडीशन को फुलफिल की? तो फिर अब बताओ कहानी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये ध्यान में रखना है कि भले ही नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट था, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर द टाइम बीइंग भले कुछ बदले में नहीं मिल रहा था, बट क्योंकि ये कंडीशन अटैच था तो हम लोग को निभाना पड़ेगा। ठीक है, चिनैया वर्सेस रमैया का सेम केस स्टडी है। ठीक है, अंकल रिकवर कर लेगा मनी डॉटर से, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो सकता है, मेरे को पहले पैसा मिल गया था, या एग्जीक्यूटरी हो सकता है, मेरे को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, दोनों ही वैलिड कंसिडरेशन होता है। फिर कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। ये सब के ऊपर हम बार बार स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट बात पे आ रहे हैं, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। मिल्खा सिंह का मूवी करोड़ों रुपया कमाया, बदले में मिल्खा सिंह को क्या मिला? 1 रुपया। क्या ये एडिक्वेट कंसिडरेशन है, वाजिब कंसिडरेशन है? तुम लोग से हम एक जमीन खरीद रहे हैं 10 लाख रुपया का, तुम लोग उसके बदले में 10 रुपया ले रहे हैं, क्या ये वाजिब कंसिडरेशन है? हाँ, उसका मार्केट में दाम 10 लाख है, तुम मात्र 10 रुपया ले रहा है, क्या ये सही बात है? नहीं। तुम कम ले रहा है, हम कम दे रहे हैं, हम लोग दोनों को दिक्कत नहीं, सरकार को क्या दिक्कत? बोला कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि उस सामान का दाम के आसपास हो, वाजिब हो, एडिक्वेट हो। 1 रुपया भी चलेगा, रुपया नहीं है कुछ और दे रहे तो वो भी चलेगा अगर लॉ अलाउ करता है तो, बट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगली बार कभी सवाल आएगा, तेरा बिल्डिंग है 5 करोड़ का, तुम 5 रुपए में बेच दिया, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, क्योंकि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इट मस्ट बी समथिंग दैट लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। अब बदले में कंसिडरेशन का तुम बोल रहे कि हम ना भगवान को ना मतलब दुआ मांग लिए भगवान से और अब आपका भला होगा, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन शुड बी रियल नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन भ्रम नहीं होना चाहिए, कुछ रियलिटी में होना चाहिए। भैया आप हमको पढ़ा दीजिए, बदले में आपको दुआ देंगे, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं है। क्लियर? इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। मानो कुछ शॉकिंगली लेस है, अरे 10 लाख रुपया का जमीन 10 रुपया में बेचा, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? हाँ, पता चला उसका कंसेंट फ्री नहीं था। फ्री कंसेंट कब नहीं होता है? कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर ये सब था और आपका कंसेंट फ्री नहीं था तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में तब हम लोग केस कर सकते हैं? ऑब्वियसली हाँ कर सकते हैं। जिनको पता नहीं चल रहा है कंसेंट फ्री था कि नहीं, तुम लोग वीडियो देखेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। एक बात बताओ, तुम मस्त हेलमेट पहन के चल रहा है रोड पे, तुमको पुलिस देखा, तुम पुलिस के सामने गाड़ी ले जाके खुद रोका। जनरली क्या होता है, पुलिस रोकता है, तुम जाके रोका, पुलिस को बुलाया, इधर आइए, बोला हम हेलमेट पहने, बोला हाँ, बोला देखिए सर हम लॉ पढ़ के आ रहे हैं अभी अभी विनय भैया से, विनय भैया बोले नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, हम आपका बात मान के हेलमेट पहने, हमको कंसिडरेशन दीजिए। अब आप, क्या वो सही बोल रहा है? नहीं ना, क्योंकि ही इज लीगली बाउंड टू वेयर हेलमेट। तो अगर कोई कुछ लीगली बाउंड करने के लिए तो वहां पे तुमको कंसिडरेशन होना जरूरी है। तुम एक मर्डर होते हुए देख लिया और तुम वहां पे अब गवाह बन रहा है, तुमको गवाह कोर्ट बुला रहा है, तुम फोन करके जज को बोल रहे हैं नहीं जब तक मेरा कैब का भाड़ा नहीं भेजेंगे हम नहीं आएंगे, क्या तुम यहाँ पे ऐसे कुछ बोल सकता है? कंसिडरेशन मांग सकता है क्या? नहीं। प्रॉमिस टू पे मनी टू विटनेस इज वॉइड। तुम गवाह को पैसा देगा, ये क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ना, है ना कि है कि नहीं? गवाह बाद में जज को बोलेगा सर मेरा पैसा नहीं दे रहा है, जज बोलेगा गवाह को पैसा, पागल है, गवाह को किस चीज का पैसा? समझ आ रहा है बात? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी, ऐसे हवा हवा में नहीं होना चाहिए दुआ दे देंगे। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल का मतलब लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी का मर्डर कर देना, किसी को किडनैप, हम तुम लोग को पढ़ा रहे बदले में एसबीआई बैंक लूट लो, अनलॉफुल है, तुम लोग को जेल होगा, लॉ मना करता है। इमोरल, देखो तुमको जेल तो नहीं होगा, लॉ मना नहीं कर रहा है, लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या हम लोग का सोसाइटी फॉर द टाइम बिंग लिव इन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करता है? नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा? इमोरल हो जाएगा। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक का पॉलिसी के अगेंस्ट जाना। हम लोग का पब्लिक पॉलिसी में क्या है कि सब कोई एक अच्छे तरीके से रहेंगे,
ठीक है, डिसेंट क्लोथिंग पहनेंगे। अब कोई आदमी गलत कपड़ा पहन के निकलेगा तो वो क्या होगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या लॉ है कपड़ा पहनने को लेके? नहीं, लेकिन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा ना। कोई अगर कुछ नहीं पहन के घूमने लगेगा तो मार्केट में होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। चलो अच्छा एक बात बताओ, हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग को मेरे को 1 लाख रुपया देना है, बदले में हम तुमको रेलवे का डी ग्रुप में नौकरी लगा देंगे। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि ये क्या है, इलीगल भी है और इमोरल भी है, गलत। अरे हम रेलवे का ग्रुप डी में चल जाएंगे, जो उसके लायक था वो तो बेचारा मेरा उसके सीट खा गए हम, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, अब एक नया टॉपिक पे आते हैं। ये हैं हम, बोर्ड पे देखेगा सब कोई, ठीक है। हम तुम लोग को पढ़ा रहे है कि नहीं, और तुम लोग का जो फी पेमेंट है वो तुम्हारे गार्जियन कर रहे हैं, ठीक है। एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में है? मेरे और तुम्हारे बीच में है कि नहीं है? हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, तुम लोग पास होगा, है कि नहीं। पेमेंट कौन कर रहा है? कोई थर्ड पार्टी। तुम्हारे गार्जियन को मेरे को उनसे कोई मतलब है क्या? नहीं, वो लोग तो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में। सवाल उठता है क्या थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ भैया, आप बोले थे पापा मम्मी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन वैलिड है? हाँ। कल को हम तुमको पढ़ाना बंद कर देंगे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पे केस कर पाएंगे? बताओ तो। पैसा पेरेंट्स दिए, कंसीडरेशन थर्ड पार्टी दे सकता है, ये तुम लोग को हम सिखा दिए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ हुआ है, तुमको मेरे से कोई दिक्कत है, तो केस तुम लोग करेगा या पेरेंट्स करेंगे? तुम लोग। पेरेंट्स केस कर सकते हैं क्या? नहीं। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कोई थर्ड पार्टी केस कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन क्या कोई थर्ड पार्टी कंसीडरेशन दे सकता है? ये बात याद रहेगा। क्लियर है? आसान है? क्या बोलता है? स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन इज वैलिड, बोला ना यहां पे स्पष्ट भाषा में, वैलिड, बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ठीक है। और ये कि कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट का कोई अजनबी कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं कर सकता। तेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या थे? अजनबी थे, वो लोग केस नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया ये क्या शब्द बोल दिए आप? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि स्ट्रेंजर कैन नॉट सू। क्या मतलब है? स्ट्रेंजर कैन नॉट सू, कोई अजनबी कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं कर सकता है। अगर हम तुमको पढ़ा रहे, तुम राशन दुकान से राशन का सामान खरीद के लाया, सामान गड़बड़ निकला, तेरा पापा राशन वाले पे केस करना चाहता है, केस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो स्ट्रेंजर कैन नॉट सू, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि इन सिचुएशन में स्ट्रेंजर भी केस कर सकता है। और इस पे क्वेश्चन आता है, या तो सीधे आएगा व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट द एक्सेप्शन, या फिर किसी एक टॉपिक का कहानी बनाएगा, केस स्टडी बना के तुमको देगा और उस पर सवाल पूछेगा। हम लोग दोनों के लिए तैयारी करने वाले, ठीक है। सबसे पहले ये समझो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है। बहुत बार ना लॉ नहीं बनता है। लॉ का बनने का प्रक्रिया याद है? बिल बनेगा, बिल सदन में पास होगा, फिर वो एक्ट बनेगा। बोलता है देखो, बहुत बार जज के सामने कुछ कांड होता है, जज बोलता है कि ये बात आप सही बोल रहे हैं, ये लॉ में लिखा नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉमन सेंस वाला बात है कि ऐसा होना चाहिए। वो हो जाता है डॉक्ट्रिन, कि ये नॉर्मल प्रिंसिपल है। ठीक है, कि नॉर्मली प्रिंसिपल क्या है, नॉर्मली क्या रिवाज है कि वाइफ को एलिमनी मिलेगा, वाइफ को तुम्हारा वो पैसा मिलेगा सेटलमेंट का, नॉर्मली ऐसा होता है। ये सब डॉक्ट्रिन होता है, नॉर्मल प्रिंसिपल्स। और अब इस नॉर्मल प्रिंसिपल का एक्सेप्शन समझा रहे हैं, मतलब कि ऐसा सिचुएशन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट अजनबी है, वो भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुस के केस कर सकता है। आओ ना दिखाते हैं। पहला सिचुएशन, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब तुम लोग जानता है? भरोसा, है कि नहीं? एक बात बताओ,
मानो मिस्टर अडानी एक कॉलेज को डोनेशन दिए। मिस्टर अडानी एक कॉलेज को डोनेशन दिए कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक फुटबॉल ग्राउंड बना दे। ठीक है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? मिस्टर अडानी एंड कॉलेज के बीच में। हाँ सही बोला था, कॉलेज के बीच में। डर जाता तुम लोग सही बोल के। कॉलेज के बीच में हुआ। स्टूडेंट से बात किया क्या कुछ भी? नहीं। मिस्टर अडानी डोनेशन दिया कॉलेज को, कैसे? भरोसा करके कि कॉलेज जो है वो काम करेगा। कॉलेज जो है फुटबॉल ग्राउंड नहीं बनाया, और अब स्टूडेंट्स जो है वो चाहता है कि वो लोग केस करे कॉलेज पे, क्योंकि तुम फुटबॉल ग्राउंड क्यों नहीं बनाया। कॉलेज बोला अरे तुम लोग को प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता, तुम लोग स्ट्रेंजर है, शांति से बैठो, तुम लोग केस नहीं कर सकता है। लॉ बोला ये एक्सेप्शन है। कॉलेज आपको भरोसा करके पैसा दिया गया था, तो जो बेनिफिशियरी था, बेनिफिशियरी मतलब जिसको इसका फायदा मिलने वाला था, अगर फायदा नहीं मिलेगा तो वो केस कर सकता है। क्या ये कहानी याद रहेगा? फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर हम भरोसा करके किसी में कहीं पे कोई डोनेशन करे, याद है तुम लोग ट्रस्टी वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, स्कूल में कहीं लिखा होगा। ये कॉलेज में ट्रस्टीज बैठे रहते हैं जो लोग ध्यान देते हैं कि भरोसा का पालन हो रहा है कि नहीं। तो अगर स्टूडेंट जिसको बेनिफिट मिलने वाला था अगर नहीं मिलेगा तो वो कॉलेज पे केस कर सकता है। भले ही कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर कौन था? सॉरी, ये प्रोमिसी था कि आपके लिए कॉलेज क्या बना देगा? ग्राउंड बना देगा। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर भरोसा से पैसा देंगे तो भले ही कोई स्ट्रेंजर है, बट अगर उसको बेनिफिट मिलने को था और नहीं मिला तो फिर वहां पर वो लोग केस कर सकते हैं। मानो एक वृद्ध आश्रम है, हम अपना बर्थडे वाले दिन गए, ₹10,000 दिए और बोले सारे बुजुर्गों को आज डोमिनोज का पिज्जा खिला देना, और उनको पिज्जा नहीं खिलाया गया। क्या वो बुजुर्ग जो है वो वृद्धाश्रम के हेड पर केस कर सकते हैं? हाँ। और यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे जब ऐसा कुछ होगा? पहले डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन वैलिड है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड है, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, इस तरीके से तीनों चारों बात बताते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। प्रोमिसर जो काम करता है प्रोमिसली जिसके लिए किया जाता है, यहाँ पे प्रोमिसर काम ग्राउंड बनाना किसको था? कॉलेज को। प्रोमिसर किसके लिए? प्रोमिसी के लिए। प्रोमिसी क्यों बेनिफिट दिलवाना चाहता था किसी को? किसको? बेनिफिशियरी कौन है? स्टूडेंट। क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। तो पहला हम लोग ट्रस्ट एक बार बुक से देख लेते हैं। यहां पे देखो मैं एग्जांपल लिख दिए, कॉलेज स्पोर्ट्स या फिर कॉलेज ग्राउंड करके तुम लोग भी लिख लेगा तो याद रहेगा। ठीक है, अगला फैमिली सेटलमेंट, यहीं पे हम बना दिए। देखो ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है। एक्स और वाई एम का बच्चा है, एम का 2 बच्चा है, एक्स और वाई। एक्स बोला और वाई बोला मम्मी आप ये क्या बोलते हैं, इसको आप बंटवारा कर दीजिए ना जायदाद का। ठीक है, आप जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। तो मम्मी बोली बेटा हम जायदाद का बंटवारा कर देंगे तो हमको रोटी कौन डालेगा? एक्स बोला हर महीना हम 20,000 देंगे, वाई हर महीना तुम 20,000 देना। एक्स किसको बोला ये बात? वाई को। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? एक्स और वाई के बीच में। देखो अगर तुम लोग ध्यान से देखेगा, अग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ? एक्स और वाई के बीच। मम्मी से कुछ बात हुआ क्या? नहीं। कल को अगर एक्स या वाई में से कोई 20,000 देना बंद कर दिया, क्या मम्मी केस कर सकती है? हाँ, लेकिन मम्मी तो स्ट्रेंजर है, कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स और वाई के बीच में हुआ था, यही तो एक्सेप्शन है। बेनिफिट मिलने वाला था ना मम्मी को, मिलेगा अब नहीं, तो मम्मी चाहे तो केस कर सकती है कि ये लोग हमको 20,000 नहीं दे रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 भाई के बीच में बात हुआ कि हम लोग बंटवारा करवा लेते हैं और मम्मी को हर महीना 20,000 देंगे, और अचानक से कोई 20,000 देना बंद कर देता है। भले ही मम्मी का इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था, मम्मी स्ट्रेंजर थी, बट यहाँ पे मम्मी केस कर पाएंगी क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, बट यहाँ पे
फैमिली सेटलमेंट के केस में वो वैलिड हो जाता है। ये फैमिली है ना, परिवार है ना, क्लियर, समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट के बीच में ऐसा होगा क्या? देखो ना, बड़ा मस्त सा सवाल है। एक्स है और वाई है, एक्स की बेटी है बी। अब जैसा हम लोग का इंडिया का आदमी लोग बीमार होता है, आदमी लोग, औरत लोग भी बीमार हो जाती है जब बेटा होता है, तो क्या मांगता है ये लोग शादी में? दहेज। तो जब शादी हो रहा था तब एक्स जो था इसका समधी, उसको कुछ नहीं बोला गया। जब बेटी आ गई तो बेटी को मारा जाता और बोला जाता कि दहेज दो दहेज दो। कौन? वाई और उसका परिवार ये काम करता। तो बी अपना घर वापस चल गई। एक्स बोला कि हम अपनी बेटी को इसी शर्त पे भेजेंगे। एक्स किसको बोल रहा है? वाई को, कि हम अपनी बेटी को इसी शर्त पे भेजेंगे अगर आप लोग इस पे हाथ अब नहीं छोड़ेंगे तब। वाई बोला ठीक है नहीं छोड़ेंगे। बट भेजने के बाद बेटी पर फिर से हाथ छोड़ा गया। क्या बेटी वाई पे केस कर सकती है इस बात पे? बेटी अपना मतलब जो है लड़की अपना हस्बैंड पे केस कर सकती है? हाँ। पहला बात वो पिटा रही है तो वो केस क्यों ना करे। दूसरा बात, भले ही कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में था बट ये मैरिज का बात है ना, मैरिज का बात है ना। भले ही बेटी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी बट बेटी केस कर पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये कहानी? ठीक है। ये देखो एक्स है, एक्स की जो वाइफ है वो बहुत इल ट्रीट करता था, पीटता था। एक्स मिस्टर पुरी, उसके पिता से वादा किया कि हम नहीं पीटेंगे, फिर भी पीटा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पिता और पति के बीच में, बट क्या वो जो औरत थी वो केस कर पा रही थी? हाँ, क्योंकि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, अरेंजमेंट है। क्लियर? इजी है। स्ट्रेंजर केस किया। अब और मस्त मस्त एकदम कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट का मतलब तुम लोग को समझा रहे हैं, सबका नजर एकदम स्क्रीन से चिपक जाना चाहिए। तुम लोग कितना लोग ये वर्ड देखा है? डिबेंचर, कहीं ना कहीं सब देखा है। ये लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। बेसिकली कहीं पे तुम पैसा लगा रहा है और हर साल तुमको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना %? मानो ये डिबेंचर हम अपना नाम पे खरीद लिया, मेरा नाम पे 10% डिबेंचर है। मानो रिलायंस से खरीदें, ठीक है, रिलायंस कंपनी से डिबेंचर खरीदें। डिबेंचर किसका नाम पे है? मेरा नाम पे। हम बोले कि हम अपना स्टूडेंट लोग से बहुत प्यार करते हैं और इस पे जो इंटरेस्ट आएगा ना 10% करके, वो स्टूडेंट लोग को मिलना चाहिए। कौन बोल रहा है? हम। किसको बोल रहे हैं? कंपनी को। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? मेरे और रिलायंस के बीच में। कल को तेरा अकाउंट में अगर इंटरेस्ट नहीं गिरेगा, क्या तुम रिलायंस पे केस कर पाएगा? पाएगा ना। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन यहाँ पे केस कर दिया। किस केस में? अगर असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर तुमको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है जैसे कि डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो उस केस में तुमको अगर वो चीज नहीं मिलेगा तो तुम केस कर सकता है, भले ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस से नहीं था फिर भी। क्लियर है? आसान था। अभी तक देखो ना, हर ड्राइंग में एक थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट किसी और के बीच में हो रहा है, थर्ड पार्टी केस कर रहा है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे भी, है ना। तो थर्ड पार्टी केस कर पा रहा है। नेक्स्ट, इस्टॉपल। इस्टॉपल का मतलब क्या होता है पता है? दर्शाना। ठीक है, मानो ये जो टर्म है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज नहीं समझ पाया तो आने वाला सारा एग्जाम्पल कोर्स के दौरान बहुत दिक्कत देगा। जब भी हम ये वर्ड देखते हैं हमको एक कहानी याद आता है। तुम लोग में से कितना लोग इस दुकान को जानता है? गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सबको जानता है? कोई बच्चा है जो नहीं जानता है? नहीं जानती है? टीवी नहीं देखती है घर में? नहीं जानता है तुम लोग? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है? नहीं देखा है? चलो कोई बात नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा करके एक सीरियल आता है, उसमें एक कैरेक्टर है जिसका ये दुकान है। ये दुकान जिस कैरेक्टर का है, ये देखो ये उसका टेबल है, ये वहां पे बैठा हुआ है, इसका नाम क्या है?
जेठालाल, ठीक है। और यहां पे उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, सब देखता है, बबीता जी, ठीक है। अब ये कौन है, इसकी फ्रेंड। क्या ये दुकान की मालकिन है? नो। अभी क्या हुआ, दुकान में बबीता जी की फ्रेंड आई, मानो रानी, ठीक है। पूरा इमेज को समझो। रानी आई, रानी बोली अरे बबीता तुम यहां, दोनों लड़की थी, खुश हो गई एक दूसरे को देख के, ठीक है। अब रानी बोली बबीता तुम यहां क्या कर रही है? जेठालाल है व्यापारी आदमी, बिजनेस करता है, ये देखा कि रानी जो है बबीता की दोस्त है, तो अगर हम बोल दें कि ये दुकान तो बबीता जी का है, तो रानी माल खरीद के ले जाएगी, ऑब्वियसली पक्का लेके जाएगी। अभी क्या डाउट है ना कि जेठालाल से खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, लेकिन अपना दोस्त का दुकान से तो भरोसा करके खरीद के ले जाएगी। तो जेठालाल बोला बबीता जी यहां क्या कर रही है, ये दुकान तो इन्हीं का है। जेठालाल, अब असली एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है। जेठालाल बबीता जी के सामने रानी को क्या बोल रहा है कि ये दुकान तो बबीता जी का है। क्या बबीता जी इससे कोई वो नाराजगी जताई? ना बोली, नहीं बोली, वो भी हंसे जा रही कि हाँ हाँ मेरा है, ठीक है। बबीता तो रानी जो है ये क्या की, एक फ्रिज खरीद ली, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था, वहां से एक फ्रिज खरीद ली। वो फ्रिज खराब निकला और रानी केस करना चाह रही है, तो रानी बोली हम केस करेंगे बबीता जी पर, और बबीता जी बोलती है कि हम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, दुकान का मालिक है जेठालाल, उस पर केस करो ना, हम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ बोला देखो, ओनर के प्रेजेंस में किसी और को ओनर बतलाया गया, दिखलाया गया, दर्शाया गया, ना ओनर को दिक्कत हुआ, ना वो बंदा जिसको दर्शाया जा रहा था उसको दिक्कत हुआ। यही स्टॉपल है, यही स्टॉपल है। यानी कि फॉर रानी बबीता जी भी मालकिन कहलाई जाएंगी। क्या कोई और आके बबीता जी पे केस कर पाएगा? नहीं, बट फॉर रानी बबीता जी भी मालकिन कहलाई जाएंगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, असली मालिक जेठालाल था, उसकी फ्रेंड थी बबीता। रानी आई, बबीता को देखी, खुश हो गई, तो जेठालाल बोला हाँ इन्हीं का दुकान है, और बबीता जी उस पर चुप रही, ठीक है। रानी सामान लेकर गई, खराब निकला, बबीता जी पे केस करना चाहती है, क्या वो केस कर सकती है? हाँ। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन वैलिड, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। और क्या बोल देंगे फिर? लॉ ऑफ स्टॉपल, जहां पे कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है एक्नॉलेज करना। स्टॉपल वर्ड में कीवर्ड क्या होता है? एक्नॉलेज करना, ठीक है। मानो ना, तुम लोग में से मानो हमको मोहिउद्दीन फीस देने वाला था, ठीक है। तो हम क्लास में थे और वो एक दिन क्लास नहीं आ रहा था, वो फीस दे दिया कृतिका को और बोला जाके भैया को फीस दे देना। कृतिका हमको फीस नहीं दे रही है, क्या हम कृतिका पे केस कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, क्या उसका पेमेंट था या मोहिउद्दीन का था? मोहिउद्दीन का था, फिर भी हम कृतिका पे केस कर रहे हैं ना, हम स्ट्रेंजर है फिर भी उस पर केस कर पा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मिलने का था बेनिफिट। ये दिखला दिया गया था ना बाय मोहिउद्दीन कि वो पैसा कृतिका के हाथ में, ये दिखाया गया था ना, यही तो स्टॉपल है। बेसिकली हमको एक्नॉलेज कर दिया गया ना, हमको दिखला दिया गया ना कि भाई मेरा पैसा कृतिका के पास है, सर आप ले लीजिएगा, यही तो एक्नॉलेजमेंट है। याद करो ना, एक्नॉलेजमेंट हम लोग क्लास 11, 12, 9, 10 में प्रोजेक्ट बनाते थे, वहाँ ऊपर में लिखवाता था एक्नॉलेज। वहाँ क्या करते थे? इस प्रोजेक्ट को बनाने में मेरा जो जो मदद किया उसका नाम लिखते थे, दिखलाते थे कि इस प्रोजेक्ट में किसका किसका मदद है। तो दिखलाना को ही, एक्नॉलेज करना को ही स्टॉपल बोलते हैं। क्लियर? तो अब जब जब स्टॉपल आएगा जेठालाल का एग्जाम्पल आएगा। अगला एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। मानो एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है सेठ जी, ठीक है, और इसका बहुत बड़ा जमीन था,
तो ये क्या बोला कि देखो भैया, हम इतना जो जमीन है, मानो 1/4 जमीन कभी नहीं बेचेंगे। ये 1/4 मेरा हमेशा किस में यूज होगा? एग्रीकल्चर में यूज होगा, और बाकी जो 3/4 जमीन है हम उसको बेच देंगे। लेकिन क्योंकि ये 1/4 में एग्रीकल्चर हो रहा है, हमको बताओ अगर 3/4 में इंडस्ट्री खुलेगा तो एग्रीकल्चर हो पाएगा? उससे तो पोल्यूशन निकलेगा, मेरा फसल खराब हो जाएगा। तो बोला कि यहां पे कुछ भी हो, इंडस्ट्री ना खुले। ठीक है, सेठ जी ये बात राम को बोलकर बेच दिए। ठीक है, वक्त बीता, ये सेठ जी से जमीन छोटा सेठ जी के नाम पर आ गया। ठीक है, राम भी ये जमीन बेच बेच के कभी किसी के राहुल के हाथ में आ गया। क्या ये राहुल के हाथ में आने से कंडीशन हट जाएगा? नहीं, ये कहानी तो वही रहेगा कि भैया तुम इंडस्ट्री मत खोलना। अब राहुल यहां पे इंडस्ट्री खोल दिया, राहुल इंडस्ट्री खोल दिया, तो छोटा सेठ जी राहुल पर केस करना चाहता है। क्या छोटा सेठ जी का राहुल के साथ कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं। बट क्या छोटा सेठ जी केस कर सकता है राहुल पे? हाँ, इसको बोलते हैं कोविनेंट रनिंग विथ लैंड। क्या बोलते हैं? कोविनेंट रनिंग विथ लैंड। जमीन पे कोई ऐसा कंडीशन लगा देना, ड्यूटी लगा देना, जो चलता जाएगा, रन करता जाएगा, रन करता जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर है? नहीं, फिर से सुनाते हैं। एक जमीन है, जमीन का 3/4 हिस्सा इंडस्ट्री में यूज कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 1/4 एग्रीकल्चर में यूज होता है। अब ये कंडीशन रखाया गया था 1950 में, आज चल रहा है 2023। क्या ये कंडीशन आज भी वैलिड होगा? अगर 1/4 हिस्सा में एग्रीकल्चर हो रहा है तो आज भी वैलिड होगा। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेठ जी और राम के बीच में। मानो, आसान कर देते कहानी, मानो सेठ जी तो चल बसे और राम सोचा कि अब सेठ जी तो नहीं है तो हम बना देते हैं इंडस्ट्री, क्या जाता है। क्या छोटा सेठ जी राम पे केस कर सकता है कि तुम इंडस्ट्री क्यों बनाया, मेरे पापा मना किए थे? हाँ। अच्छा, छोटा सेठ जी और राम के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। लेकिन जब किसी जमीन से कोई कंडीशन अटैच होता है तो वो कंडीशन जब तक वेव ना कर ले, वापस ना ले ले, तब तक कैरी फॉरवर्ड होते जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा एक बार ये वाला एग्जाम्पल 17 को रीड करो और क्लियर होगा।